नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ दिन बिजी हो गया था किसी कारणवश। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नहीं करा पाया था। मैंने 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए थे दोस्तों। तो उसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ये देखकर अच्छा लगा। तो आज मैं तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ दोस्तों आप ही लोगों के लिए। जैसा कि आप एग्ज़ाम में आपको 5 से 6 दिन का समय बचा है दोस्तों, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, जितना आप क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे दोस्तों, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और यही वो समय होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिवाइज़ कर पाते हैं दोस्तों। तो ऐसे में वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। जितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं आप लोगों को कराऊँगा। और पॉसिबिलिटी यही है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा सकूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो और आपके अच्छे परसेंटाइल आ जाएँ। ये हमारी शुभकामनाएँ हैं आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैथ के हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं, और ट्रिकी होते हैं, तो उनको अब मैं नहीं कराऊंगा, बल्कि पीडीएफ में आप लोगों को ऐसे सारे सवाल आप लोगों को मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मैथ के और डीआई के सवाल आप कर लीजिएगा दोस्तों। और जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे वो सभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं। जैसे हमारा देखेंगे दोस्तों, पहला सवाल आपसे पूछ लिया है, इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें अंश और हर के जो दिया गया है, इसमें आप अंतर इसमें से आपको ढूंढना है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का डिफरेंस इसमें दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका अंश तथा हर का अंतर समान हो तो बड़ी संख्या वाली भिन्न सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। तो इस तरह से जब आप अंश और हर को डिफरेंस आप निकालेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, मैथ का सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग कर लीजिएगा। तीसरा है, पी क्यू से 20% अधिक है। यहाँ परसेंटेज के सवाल आए हैं दोस्तों, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या कह रहा है, पी क्यू से 20% अधिक है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें बस यही निकालना है कि कह रहा है दोस्तों कि पी जो है क्यू से 20% अधिक है। कितने प्रतिशत, 20% अधिक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कि तो पी जो है, क्यू जो है पी से कितने प्रतिशत कम या छोटा है, तो उसको निकालने का तरीका यही होता है दोस्तों। जब इसको निकालेंगे दोस्तों, तो इस तरह से आप जब देखेंगे कि ये जो है 20% अधिक है, तो ये क्यू जो होगा इससे 20% कम भी होगा। तो ये जो है दोस्तों 100 + 20 आप कर देंगे, और इसका परसेंटेज जब आप निकाल देंगे दोस्तों, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा आएगा इसके बाद सॉल्व करने के बाद 16.66% आएगा। यानी क्यू जो है आपसे क्यू जो है पी से 16.6% कम है या छोटा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये सारे मैथ के सवाल है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे देखते हैं दोस्तों। अप्रैल 2025 में किसे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो विधि आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहा है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल। 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जो है ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 23वें विधि आयोग का गठन जो है दोस्तों 1 सितंबर 2024 को किया गया है। 1 सितंबर 2024 को। सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों। इसका आयोग का गठन कब किया गया था, 1 सितंबर 2024 को इसका गठन किया गया था। और ये जो है दोस्तों कब तक रहेगा, 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक। 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल
पीपीपी आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दिया है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 7 का हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा। बार बार ये सवाल आता है दोस्तों इंदौर से इंदौर को लेकर ऐसे आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाते हैं और लगातार आप देखते हैं यहाँ से सवाल बनता ही रहता है। तो स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर के बिचौली शहर है दोस्तों। बिचौली के हप्सी, कौन सी जगह पूछ, अगर डीप सवाल जाएगा दोस्तों तो बिचौली नामक स्थान पर, एक बिचौली नामक शहर में हप्सी नामक स्थान पर यह संयंत्र स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की स्थापना में इंदौर नगर निगम और निजी कंपनी एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की भागीदारी है। इसमें 2 कंपनियों की भागीदारी दोस्तों, कौन है? एक है इंदौर नगर निगम है दोस्तों, और दूसरा है दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों के सहयोग से इस संयंत्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने। तो पहला ऑप्शन है प्रभा वर्मा, दूसरा ऑप्शन है महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी, रामदरस मिश्र और वासुदेव मोही। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? जब हम बात कर रहे थे 34वें सरस्वती सम्मान की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी जो है दोस्तों सही हो रहा है। महामहोपाध्याय भद्रेश स्वामी जो है ये 24वें सरस्वती सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान जो है दोस्तों स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत में लिखा गया है, जिसके लिए क्या है ये स्वामी नारायण सिद्धांत के लिए दिया गया है, सिद्धांत सुधा इसके लिए इनको दिया गया है, जो कि किस में लिखित है दोस्तों? ये संस्कृत में लिखा हुआ है। इसके लिए इनको 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। कमेंट में बताइएगा दोस्तों आप लोग 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अप्रैल 2025 में किस राज्य में लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब परियोजना का द्वितीय चरण शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है राजस्थान, बी हरियाणा, सी बिहार और डी उत्तराखंड। तो ये दो जो है दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। जब आप इसको देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? इसमें हमारा ऑप्शन सही हो रहा है डी ऑप्शन सही हो रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों कि किस राज्य में लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब परियोजना का द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है? तो पहले चरण की भी शुरुआत जो है दोस्तों यहीं पर की गई थी, और द्वितीय चरण की जब बात करते हैं दोस्तों तो उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पे? उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है। और द्वितीय चरण के अंतर्गत जो है दोस्तों 9 जिलों को शामिल किया गया। कितने जिलों को दोस्तों? 9 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें आपका टिहरी है, उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जो है ये सभी इसमें शामिल है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? उत्तराखंड सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर जब 10 देखते हैं दोस्तों तो पूछ रहा है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो रहा है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? दिल्ली में हुआ है। और इसे दूर संचार विभाग की तकनीकी शाखा इसे दूर संचार विभाग DOT की तकनीकी शाखा दूर संचार इंजीनियरिंग केंद्र ने टेलीमैक्स विकास केंद्र सी डॉट के सहयोग से, किसके सहयोग से दोस्तों? सी डॉट के सहयोग से इसको आयोजित किया था। इस वर्ष इस सम्मेलन का मुख्य विषय सुरक्षित संचार और क्रिप्टोग्राफी के भविष्य था। इसका मतलब थीम पूछेगा दोस्तों तो क्या है इसका थीम? सुरक्षित संचार और क्रिप्टोग्राफी के भविष्य था। ये इसका जो है थीम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूछ रहा है कि 11 अप्रैल 2025 में कौन सा बैंक ट्रेन में ATM लगाने वाला पहला बैंक बन गया है? तो ये बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। और ये जब आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो है कौन है? ऑप्शन आपका सही होगा
सी ऑप्शन सही होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र में इसको लगाया गया है। तो सवाल क्या है दोस्तों, अप्रैल 2025 में कौन सा बैंक ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है दोस्तों सही है। तो महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। और यह जो है दोस्तों एटीएम मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस, कौन सी ट्रेन दोस्तों? मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया। पंचवटी एक्सप्रेस है दोस्तों, उसी में ये एटीएम लगाया गया और ये भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसने ट्रेन में एटीएम लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अप्रैल 2025 में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है? तो ऑप्शन है 18, 22, 24, 26, चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? डी ऑप्शन सही हो रहा है। 26 जो है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है आरआरबी जो है दोस्तों, आरआरबी कितने हैं? 26 आरआरबी जो है ये इनको विलय के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसमें क्या है दोस्तों कि वित्त मंत्रालय के जो वित्तीय सेवा विभाग जो है उसने एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। किसने जारी किया था दोस्तों? ये जो है वित्त मंत्रालय का एक वित्तीय सेवा विभाग है, उसने ये अधिसूचना जारी की थी। और इसमें क्या है दोस्तों कि यह प्रक्रिया जो है आरआरबी के चौथे चरण में, कौन से चरण में दोस्तों? चौथे चरण के एकीकरण का हिस्सा है। और इसके तहत दोस्तों विलय के बाद देश में अब कितने आरआरबी हो जाएंगे दोस्तों? 28 हो जाएंगे। 26 को मिलाया गया है, इसके पहले 2 थे तो कितने हो गए? 28 हो गए। और ये दो जो है दोस्तों ये जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है। ये बैंक जो है दोस्तों कहाँ पे हैं दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कितने आरआरबी जोन बन जा रहे हैं? 26 बन जा रहे हैं। और जब इनकी बात करेंगे कि कितनों के विलय की बात की गई है तो 26 की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए बार बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च और 4 अप्रैल, 7 अप्रैल। तो इस तरह से देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो रहा है। 22 मार्च को जो है दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को आप देखेंगे दोस्तों तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये दोनों बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों देखते हैं कि जून 2025 में भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? क्या है? जून 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? ऑप्शन है इंटरपोल, ऑप्शन बी ISA और ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान और ऑप्शन डी जो है दोस्तों यूनिसेफ। तो भारत ने इनमें से किसकी अध्यक्षता हासिल की है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता जो है दोस्तों भारत करेगा जून 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों एक सवाल यहाँ से और बन सकता है दोस्तों कि जब IIS की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है दोस्तों। तो इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो ब्रुसेल्स में। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। और कब करेगा दोस्तों? 2025 से लेकर 2028 के बीच में जो है भारत कब से कब तक? 25 से लेकर 28 तक जो है भारत इसकी अध्यक्षता करेगा दोस्तों। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ब्रुसेल्स में जो है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। और ब्रुसेल्स जो है दोस्तों कहाँ पर है? ये बेल्जियम में है, बेल्जियम। सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये सभी के काम आने वाली चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग पहुँचा सकते हो पहुँचाइए दोस्तों। ये सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हमारे लिए कुछ तो सहयोग करोगे हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मार्च 2025 में संपन्न कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो हमारे सामने ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, ईरान और स्कॉटलैंड। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो पुरुष
कबड्डी की बात कर रहा है तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है सही है, भारत ने ये विश्व कप जीता है और उपविजेता जो है दोस्तों इंग्लैंड है। उपविजेता कौन है दोस्तों? ये इंग्लैंड है। उपविजेता कौन है? इंग्लैंड में है। और इसका आयोजन जो है दोस्तों, इसका आयोजन भी इंग्लैंड में किया गया था। इसका आयोजन भी जो है दोस्तों कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। और महिला की भी बात करेगा दोस्तों तो महिलाओं में भी सेम यही है। भारत ने जो है महिलाओं के मतलब कबड्डी विश्व कप का भी खिताब जीता था और इंग्लैंड उपविजेता था। और पुरुषों में भी सेम वही चीज़ें हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें देखिए आप ये रीजनिंग के सवाल हैं दोस्तों और बहुत ही सिंपल सा रीजनिंग है। इसमें आप जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो मैं बता दे रहा हूँ आपको पैटर्न, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आप देखिए जैसे 2 है, 6 है, 14 है, 30 है, 62 है, तो इस तरह से आप जब देखेंगे दोस्तों तो 2 में अगर आप 2 का गुणा करते हैं और प्लस 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4 प्लस 2 6 हो रहा है। फिर आप इसके 6 के बाद 2 का गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 6 गुणे 2 यानी 12 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप पूरे पैटर्न पर चलते रहेंगे दोस्तों तो जहाँ पे आपको त्रुटि दिखेगी वही आपको करेक्ट करना है। तो इस तरह से जब हम ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा दोस्तों? इसमें से सी ऑप्शन जो है दोस्तों ये बनेगा हमारा। ये जो है इससे संबंधित नहीं है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है कि यहाँ पे कथन और कारण पूछ रहा है कि सभी गेंद फूल हैं, सभी फूल प्लेट हैं और कुछ प्लेटें कप हैं। तो जब आप इसका मैप बनाएंगे दोस्तों तो आप देखेंगे इसमें ऐसे मैप बनेगा कि कह रहा है कि सभी गेंद जो है ये फूल है। तो इसका मैप इस तरह से बनेगा दोस्तों। सभी को एक तरह से ये पूरा इस तरह से बनाते आप चलेंगे दोस्तों तो तीन सर्किल तो ऐसे बन जाएगा और चौथी सर्किल जो है एक तरह से ऐसे बनेगी दोस्तों कि इसमें मतलब 2 चीज़ें ऑटोमेटिक शामिल रहेंगी। तो कह रहा है कि सभी गेंद जो है ये फूल है, तो फूल के अंदर सभी गेंद समाहित हो जा रहे हैं। तो फूल के अंदर जो है फूल के अंदर सभी गेंद समाहित हो जा रहे हैं। और कह रहा है कि सभी फूल जो है प्लेट है। तो अभी इस प्लेट के अंदर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस प्लेट के अंदर जो है सभी फूल समाहित हो जा रहे हैं। और कह रहा है कि कुछ प्लेटें जो है ये कप हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन मैंने आप लोग को ये जो मैं बना रहा हूँ ये जो है तीसरे को इंडिकेट कर रहा है कि कुछ प्लेट जो है ये कप हैं। जब आप इसकी व्याख्या निकालेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि इसकी व्याख्या में जब आप देखेंगे दोस्तों तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? निष्कर्ष 1 और 2 जो है इसका अनुसरण कर रहे हैं। तो निष्कर्ष 1 और 2 जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा? डी ऑप्शन, 1 और 2 जो है इसका अनुसरण कर रहे हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि कुछ फूल गेंद है, तो ये भी सही हो रहा है। और कुछ प्लेट जो है ये फूल है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कुछ प्लेटें जो है इसमें फूल को भी इंडिकेट कर रही हैं और कुछ फूल जो है इसमें गेंद को भी इंडिकेट कर रही हैं। तो हमारा पहला और दूसरा जो है निष्कर्ष इसका अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। ए बी सी डी की जगह पे जो चिन्ह दिया गया है दोस्तों उसको बस मल्टीप्लाई करना है। कि जैसे ए का अर्थ प्लस दिया है तो ए की जगह पे प्लस रखेंगे और बी का अर्थ माइनस दिया है तो बी की जगह पे माइनस रखेंगे। इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो 50 ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन पहले कौन सा सप्ताह कौन सा दिन था? 19 नंबर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप जब देखेंगे इसको कह रहा है कि मतलब आज गुरुवार है, कह रहा है कि कल गुरुवार था तो इसका मतलब है कि आज क्या है? आज फ्राइडे हो जाएगा। जब आप वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में आप जब खड़े होकर आप पीछे वाले दिन की बात करते हैं तो एक दिन घट जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो आज से 73 दिन पहले की जब आप बात करेंगे दोस्तों तो इसमें से आपको वो दिन निकालने पड़ेंगे जो 73 दिन पहले था। तो आज फ्राइडे है तो फ्राइडे से 73 दिन पहले जब आप निकालेंगे तो इसमें जो है दोस्तों चूँकि हफ्ता जो होता है 7 दिन का होता है और 73 दिन ये है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वीक से तो आप देखेंगे कि 3 इसमें शेष बच रहा है। तो इस 3 को जो है दोस्तों आज के दिन से घटा देंगे। तो आज अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे से अगर 3 दिन घटा देंगे दोस्तों तो कौन सा दिन आएगा? तो आप देखेंगे फ्राइडे से अगर आप घटाते हैं तो थर्सडे है, वेडनेसडे है और फिर उसके बाद ट्यूसडे आपका बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन जो है हमारा ए सही हो जाएगा, मंगलवार सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फ्राइडे में से 3 को घटा देंगे तो आपका दिन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देखिए ब्लड रिलेशन बना है दोस्तों। इतने बढ़िया सवाल है दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। कह रहा है कि वी पी की माँ है
पी के का भाई है, के भाई एन केवल एक संतान टी है, के एच की इकलौती पोती है, तो के का टी से क्या संबंध है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास ऑप्शन आएगा कि ये जो है पिता की बहन है। तो इस तरह से आप लोग इसको पूरा मैप आप लोगों को, इसका जब आप लोग डायग्राम बनाएंगे दोस्तों तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से इंग्लिश का पैसेज आ गया है, तो मैं इनके ऑप्शन बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द, तो ऑप्शन है हिमाद्री रेंज, शिवालिक रेंज, मिडिल हिमालय और साउदर्न हिमालय की बात कर रहा है। तो इसमें जो है आपका दोस्तों सारे ऑप्शंस मैं बता दे रहा हूँ, जब आप लोग पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें से चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो इसमें क्या पहला ऑप्शन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि कह रहा है कि संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से कौन मतलब है, तो सबसे ऊंची चोटियों की बात कर रहा है। जब हम हिमाद्री श्रेणी की बात करते हैं तो ये जो है सबसे ऊंची चोटी है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ये ऑप्शन सही हो जा रहा है। 22 नंबर है दोस्तों, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स आर रिच इन, तो पूछ रहा है कि उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि उत्तरी भारत के जो मैदान हैं उनमें जलोढ़ निक्षेप के क्षेत्र जो है मतलब वो किससे समृद्ध हैं। तो जो उत्तरी भारत के जो मैदानी क्षेत्र है वो उनमें किसकी समृद्धता ज़्यादा है, तो जो एलुवियल सॉइल्स होते हैं, जो जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों, वहाँ पे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में उसकी प्रधानता है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन आयरन और डिपॉजिट्स, एलुवियल सॉइल्स यानी जलोढ़ मृदा, इसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। उत्तर भारत किसके लिए मतलब धनी है, तो वो जो है जलोढ़ मृदा के लिए धनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुट द करेक्ट आर्टिकल, तो इसको आर्टिकल में आपको फिल करना है। तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक, तो इसमें से पूछ रहा है कि इसके सामने क्या लगेगा, किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो 23 नंबर जब हम देखेंगे दोस्तों तो इसमें हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो हम जो है दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, नो आर्टिकल, एन, द, ए, तो हम जो है यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा सही हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गिव 24 नंबर है, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स, तो आइडियम्स और फ्रेजेस की बात कर रहा है दोस्तों। तो इसमें से पूछ रहा है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का आइडियम्स के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का अर्थ होता है समवन हु हैज़ अ वीक कैरेक्टर, यानी कि कोई ऐसे कैरेक्टर की बात कर रहा है जो वीक हो। तो उसके बारे में वन हु लैक्स डिफाइनेट बिलीव, अर्थात मतलब ऐसी बात कर रहा है कि किसी के चारित्रिक रूप से कमजोर व्यक्ति की बात कर रहा है, या बिना मतलब का आदमी की बात कर रहा है, यानी किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जो वीक हो, जो कमजोर होता है, उसकी डिफिनेशन की बात कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तो 24 नंबर में जब हम देखते हैं तो 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, हैविंग नो इंटेग्रिटी। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही होगा दोस्तों, हैविंग नो इंटेग्रिटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिक आउट द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ साइनोनिम्स की बात कर रहा है दोस्तों। तो पैसेज से 5 सवाल आपको उसी में से मिल जाते हैं, एक ही 2 सवाल ऐसे होते हैं दोस्तों जिसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ती है, बाकी वो 2-3 तो वो आप पैसेज से ही निकाल लेते हैं। जहाँ पे आपको आइडम्स और फ्रेजेस की बात करता है या फिर आपको साइनोनिम्स की बात करता है, वहीं आपको कुछ वर्ड्स नहीं याद रहते हैं, तो फिर भी जो बताया जा रहा है दोस्तों वो आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि अक्सर जो होता है पेट के एग्जाम में आप देखेंगे रिपीटेड सवाल भी बहुत आते रहते हैं। तो यहाँ पे साइनोनिम्स की बात कर रहा है, तो अटेन्यूट की बात कर रहा है, तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा। तो जब हम इसकी साइनोनिम्स की बात करते हैं तो इसका पहले तो हम इसका मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। इसका मीनिंग होता है पतला करना, कम करना, पतला करना या कम करना, इसका मीनिंग होता है ये। इसके कई मीनिंग होते हैं दोस्तों, या फिर ऐसे मतलब कमज़ोर होना, दुर्बल होना, ये सभी जो है इसी का मतलब है। तो इसका जब साइनोनिम्स निकालते हैं, क्या इसका पर्यायवाची जो होता है तो क्या होगा, मेक थिन, तो मेक थिन जो होता है इसका पर्यायवाची हो जाता है। और जब इसके और पर्यायवाची की बात करते हैं तो लॉवर्ड हो गया, डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया, इस तरह से इसके जो है पर्यायवाची हैं। तो हमारे ऑप्शन कौन से सही हो रहे हैं दोस्तों, मेक थिन जो है डी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। यानी कि मतलब इसका क्या होता है कि कम करना या पतला करना जो होता है, मेक थिन का भी मतलब होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, डी ऑप्शन सही हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ से हिंदी के सवाल शुरू हो रहे हैं।
तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या पूछा है, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची भ्रमर शब्द के पर्यायवाची का चयन करना है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों भ्रमर जो होता है ये भौरे का पर्यायवाची होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दिया है मधुकर, सहचर, निशाकर और पंचसर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ये ऑप्शन सही होगा जो कि मधुकर होता है। मधुकर जो है ये भौरे का ही पर्यायवाची है दोस्तों। तो इस तरह से हम देखेंगे दोस्तों हमारा कौन सा सही हो जा रहा है, मधुकर। और जब हम भौरे के अन्य पर्यायवाची की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका अन्य पर्यायवाची जो होता है, इसका पर्यायवाची अली होता है। अली हो गया, मधुकर हो गया, भ्रमर हो गया, और आप देखेंगे षटपद, षटपद भी इसका होता है। षटपद ये जो है ये भी भौरे का है। मिलिंद, मिलिंद, द्विरेफ, ये सभी जो है दोस्तों भौरे का पर्यायवाची है दोस्तों। तो इस तरह से ये सब आप लोग याद रखिएगा। मधुप, एक एक पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट करते जाइएगा, बस आप लोगों को कहीं से कुछ भी नहीं फंसेगा दोस्तों। आप सभी क्वेश्चन करके आओगे दोस्तों, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आया दोस्तों। पूछ रहा है कि ये उपन्यास जो है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। तो रेणु है, जैनेन्द्र है, अज्ञे है, प्रेमचंद है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो रहा है। जैनेन्द्र की मतलब उपन्यास का क्या नाम है दोस्तों, ये जैनेन्द्र के उपन्यास का नाम है त्यागपत्र। इन्होंने और भी बहुत सारे उपन्यास लिखे थे, जिसमें आपको मुक्तिबोध हो गया, मुक्तिबोध हो गया दोस्तों, सुनीता हो गया, ये सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को कहीं और बुक में नहीं मिलेगा। परख कल्याणी, परख कल्याणी, ये सभी जो है ये जैनेन्द्र की जो उपन्यास है इन्हीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शब्द दिया हुआ है गाड़ी और गाढ़ी, शब्द युग्म के सही अर्थ निकालना है। तो गाड़ी जो होती है दोस्तों, ऑप्शन है निकाली और गिरी, गहरी, यान, गिरी, निकाली, यान, गहरी। तो हम सब जानते हैं दोस्तों गाड़ी जो होता है एक यान होता है, तो पहले यान आएगा। तो पहले यान में आप देखेंगे तो डी ऑप्शन जो है ये आपका सही बन रहा है। तो पहले गाड़ी क्या है, एक यान है। और गाढ़ी की बात करते हैं तो इसका गहराई से संबंध निकलता है कि कितना गाढ़ा है, कितना गाढ़ी है। ये सभी प्रयोग शब्दों का प्रयोग आप सब लोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है दोस्तों, वह एक विदुषी महिला थी। तो इसमें जो है दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप विदुषी का अर्थ जान लीजिए दोस्तों। जो महिलाएं ज्ञानी होती हैं उनको विदुषी कहा जाता है, ज्ञानी महिलाओं को विदुषी कहा जाता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसमें से करेक्ट करना है, विदुषी महिला थी वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि वह एक विदुषी महिला थी। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट बैठ रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए संधि विच्छेद पूछा हुआ है कि जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो जैनेन्द्र का संधि विच्छेद होता है दोस्तों जैन प्लस इंद्र होता है। जैन प्लस इंद्र जो होता है दोस्तों आपका संधि विच्छेद बनेगा। तो ये जो है दोस्तों कौन सा आपका ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन ए है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका सही बन रहा है, जैन प्लस इंद्र जो है ये आपका सही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से डीआई के कुछ सवाल दिए हुए हैं दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। आप लोगों का हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। डीआई जैसे कुछ सवाल होते हैं दोस्तों, इनको बताने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बस स्किप किया जा रहा है। लेकिन पीडीएफ में आप लोगों को पूरा आंसर के साथ और व्याख्या के साथ पूरा दिया हुआ है दोस्तों। तो आप लोग वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हो दोस्तों। तो इसको यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग आइए सीधे नंबर 51 पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जीएस के सवाल बन रहे हैं। तो नंबर 51 है दोस्तों, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। तो आप सभी लोग जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध की जो मौसी थी वही जो है उन सबसे पहले भिक्षुणी बनी थी और बौद्ध धर्म में उनको शामिल किया गया था। और उनका नाम क्या था दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी जो है ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। और यही पहली बार जो है किसी महिला के रूप में
बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी और उनको सबसे पहले दीक्षित किया गया था किसी महिला के रूप में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन ए जो है सही हो रहा है। तो महाप्रजापति गौतमी जो है ये बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी और इनको बौद्ध धर्म में लाने के लिए वो बुद्ध जी के भाई थे जिनका नाम था आनंद। आनंद के कहने पर ही बुद्ध जी ने इनको संघ में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर पुरी। तो इस तरह से जब देखेंगे दोस्तों ब्लैक पैगोडा की बात करता है तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये कोणार्क जो है ये सूर्य मंदिर है, इसी को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? हमारा ऑप्शन जो है सी जो है सही हो रहा है। ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? सूर्य मंदिर को कहते हैं, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है और इसी को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये पुरी में है, उड़ीसा के पुरी में है। उड़ीसा के पुरी में है स्थित है ये मंदिर। और इस तरह से हम देखेंगे दोस्तों तो इसको बनवाने की बात करते हैं दोस्तों तो किसने बनवाया है? तो नरसिंह देव वर्मन ने इसको बनवाया है। किसने दोस्तों? यहाँ से भी सवाल बन जाता है, नरसिंह देव वर्मन ने इसको बनवाया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो है 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और इसे जो है 1984 में दोस्तों 1984 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको शामिल कर लिया था। तो इस तरह से कुछ पॉइंट बन रहे हैं दोस्तों इस सूर्य मंदिर से लेकर। तो सबसे पहले जब बात करेंगे दोस्तों इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और इसको जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? 1984 में घोषित किया था और ये जो है 13वीं सदी में बना हुआ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था? ये बहुत ही रिपीटेड सवाल है दोस्तों, कई बार ये सवाल आ चुका है दोस्तों। जब आप देखेंगे, आप एग्जाम देते रहेंगे दोस्तों तो आप लोगों को पता रहता है कि कौन से सवाल कितनी बार रिपीट किए हैं। और इम्पोर्टेंट ये होता है दोस्तों कि जो रिपीटेड सवाल होते हैं ना वो बार बार रिपीट किए जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप जितना रिवीजन करोगे दोस्तों, जितना आप रिवीजन करेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन जो होते हैं सही होते जाते हैं। क्या कहा जाता है ना दोस्तों कि रिवीजन जो होता है ना ये आपकी शैली में सुधार करता है। आप जो जिस रास्ते पे आप चल रहे हो दोस्तों वहाँ ज़रूरी यही रहता है कि आप अपने आप को परफेक्ट बनाओ और जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो आपसे गलतियाँ कम से कम होंगी। तो इसीलिए रिवीजन जो होता है, बार बार अभ्यास जो होता है दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वाकाटक वंश, नाग वंश, पुष्यभूति वंश और शुंग वंश। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? हमारा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त, पुत्री का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से बार बार सवाल आता है। प्रभावती गुप्त का विवाह जो है रुद्रसेन, वाकाटक वंश के शासक था रुद्रसेन द्वितीय, ये जो है दोस्तों इसी के साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है दोस्तों ये गुप्त साम्राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, महानतम शासक है और इसने जो है गुप्त साम्राज्य को चरम तक लेकर गया था। और इसने जो है ये वाकाटकों को पराजित भी किया था और शकों को इसने पराजित किया था। किसको? शकों को पराजित करने के बाद दोस्तों इसने क्या किया था? इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसने दोस्तों प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ कराया था? रुद्रसेन द्वितीय के साथ कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निजाम खां था? तो इसमें जो है दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और इब्राहिम लोधी। तो किसका वास्तविक नाम निजाम खां था दोस्तों? तो आप देखेंगे दोस्तों सिकंदर लोधी जो है इसका नाम जो है दोस्तों, सिकंदर लोधी जो है दोस्तों इसका नाम क्या था? निजाम खां था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ए ऑप्शन सही हो रहा है। सिकंदर लोधी जो है इसका वास्तविक नाम जो है दोस्तों निजाम खां था और इसका शासन जो है दोस्तों 1489 से 1517 तक ये जो है दिल्ली सल्तनत का शासक था। इस तरह से देखेंगे दोस्तों, जब सिकंदर लोधी की बात करता है दोस्तों तो इसने जो है सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। इसने किसकी उपाधि धारण की थी दोस्तों? सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। और ये जो है दोस्तों कविताएं भी लिखता था, किस नाम से? गुलरुखी नाम से।
गुलरुखी नाम से ये जो दोस्तों कविताएं भी लिखता था। ये भी पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। इसने उपाधि जो है सिकंदर शाह की धारण की थी और गुलरुखी नाम से ये कविताएं भी लिखता था। ये जो है जितने पॉइंट दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ वो सभी पॉइंट जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के कहने पर मजहर का दस्तावेज किसने तैयार किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बहुत बार ये हर एग्जाम में आप देखेंगे दोस्तों, चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो बड़ा हो, हर एग्जाम में मजहर को लेकर सवाल आता रहता है दोस्तों। तो आज यहाँ से सवाल क्या बना है दोस्तों कि मजहर, सवाल आता है कि मजहर की घोषणा अकबर ने कब किया था। और आज देखिए कैसा सवाल बना है दोस्तों कि मजहर का दस्तावेज किसने तैयार किया था। इस तरह से आप देखिए कितना डीपली जाके सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप जब ऑप्शन देखेंगे, अब्दुल नबी, अबुल फजल, शेख मुबारक और फैजी, 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? इसमें से ऑप्शन सी जो है सही हो रहा है। शेख मुबारक ने ये दस्तावेज तैयार किया था। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। फैजी का भी नाम आता है दोस्तों कि मजहर का दस्तावेज किसने तैयार किया था? शेख मुबारक, जो कि किसके, अबुल फजल के पिता थे। शेख मुबारक जो है अबुल फजल के पिता थे और फैजी के साथ मिलकर इन्होंने मजहर का दस्तावेज तैयार किया था। और मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है इसके लिए दोस्तों? तो शेख मुबारक जिम्मेदार हैं। तो ये सवाल जो है दोस्तों क्या बनेगा दोस्तों, इसमें से आंसर क्या बनेगा इसका कि मजहर का दस्तावेज किसने तैयार किया था? शेख मुबारक ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और एक सवाल यहाँ से बनता है दोस्तों कि मजहर की घोषणा अकबर ने कब की थी? तो ये जो है दोस्तों 1579 में, ये याद रखिएगा दोस्तों। इसी टाइम पे अकबर ने जो है मजहर की घोषणा की थी। और ये जो है अकबर का, इसका क्या मकसद क्या था दोस्तों कि जो भी समस्त धार्मिक मामले होते थे उनको अपने हाथ में लेने के लिए इसने मजहर की घोषणा की थी। यानी जो भी धार्मिक मामले थे पहले उलेमाओं के हाथ में होता था, लेकिन बाद में क्या किया, जब मजहर की घोषणा अकबर ने किया तो इसका मतलब मकसद यही था कि जितने भी धार्मिक मामले हैं वो सभी अपने हाथ में लेना चाहता था और उस पर जो भी फैसला, अंतिम फैसला जो भी रहेगा वो बादशाह का होना चाहिए। इसका यही मकसद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये पूरी वीडियो मैंने बंगाल जब आपको पढ़ाया, मैंने, आप जाके मेरा वीडियो देखेंगे दोस्तों हिस्ट्री का, उसमें मैंने पूरा उत्तर मुगलवर्ती काल और बंगाल के बारे में पूरा पढ़ाया है। एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया दोस्तों। तो जब आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल में वीडियो मिलेगी। तो ऑप्शन दिया है स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन दिया है, शुजाउद्दौला, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, ये तो पहले ही कट जा रहा है, मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां और सरफराज खां। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो पहला ऑप्शन शुजाउद्दीन, तो ये कट गया। दूसरा ऑप्शन बच रहा है मुर्शीद कुली खां और अली वर्दी खां। तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों। मुर्शीद कुली खां जो है ये स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करने वाला शासक था। जब इसकी बात करते हैं दोस्तों तो ये जो है पहले बंगाल का ये गवर्नर था और ये जो है वहाँ का अंतिम गवर्नर था। बाद में क्या है दोस्तों कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में दोस्तों 1701 ईस्वी में इसको औरंगजेब ने नियुक्त किया था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है दोस्तों आप देखेंगे कि वो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कब होती है दोस्तों? 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और अपनी मृत्यु से पहले जो है 1701 ईस्वी में इसने अली वर्दी खां को बंगाल का गवर्नर बना दिया था। तो ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? तो औरंगजेब के मरने के बाद जो है ये स्वतंत्र हो गया। और जब ये स्वतंत्र हो गया दोस्तों तो इसने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। और इस तरह से अली वर्दी खां जो है बंगाल में शासन करने लगा था। किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम कब लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि देसी प्रेस अधिनियम कब लागू किया गया था। ऑप्शन दिया है 1874, 1872, 1878 और 1876। तो 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? तो ये जो है 1878 जो है इसी टाइम पे देसी प्रेस अधिनियम लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था कि जो भी भारतीय प्रेस है जो सरकार की बुराई कर रहे हैं उन पे नियंत्रण लगाना था, उनको प्रतिबंधित करना था। और इसी मकसद से देसी प्रेस अधिनियम लाया गया था। कब? 1878 ईस्वी में। और इसी को जो है दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। सवाल ये आता है दोस्तों कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था?
तो ये जो है 1878 में लाया गया था। और इसको लाने वाला कौन था दोस्तों? ये लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में इसको लाया गया था। यानी भारत का गवर्नर कौन था उस समय? लॉर्ड लिटन था। और उसी के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और इस अधिनियम को जो है दोस्तों मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। मुंह बंद करने वाला अधिनियम, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। ये जो है दोस्तों भारतीय जो भी देसी प्रेस होते थे उन पे जो है ये प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी? अभी मैंने पेट के लिए जो वीडियो आप लोगों को बनाया था दोस्तों, पेट स्पेशल के लिए, उसमें आप लोग जाके देखिएगा। जितने भी संगठन थे उन सभी के डिटेल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिलेगी तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा, वहाँ भी मैं आप लोगों को ये वीडियो डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। उसमें एक एक पॉइंट पे मैंने बताया था दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? अमृतसर, दिल्ली, लाहौर और बम्बई, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन डी जो है सही होगा, बम्बई में। तो यहीं पे 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और यहाँ से कुछ ऐसे सवाल बनते हैं दोस्तों, इनका मूल नाम भी पूछा जाता है। तो इनका मूल नाम जो है दोस्तों, मूल नाम ही मूल शंकर है। इनका नाम ही जो है दोस्तों मूल शंकर है। और इन्होंने कब 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इनका उद्देश्य था वैदिक धर्म की जो है ये शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना चाहते थे। किसकी? वैदिक धर्म की। और वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना चाहते थे। और इन्होंने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसका है दोस्तों? ये नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और इनका नाम क्या था? मूल शंकर था। और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में इन्होंने की थी। जितने पॉइंट बन सकते हैं दोस्तों वो मैंने आप लोगों को नोट करा दिया। 1877 ईस्वी में दोस्तों आर्य समाज का मुख्यालय जो है लाहौर में भी स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जब इसके 2 साल बाद जो है लाहौर में, 2 साल बाद जो है दोस्तों लाहौर में भी इसका मुख्यालय बना दिया गया था। इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं इसमें से वो मैंने आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और यहाँ भी बार बार आता है ये सवाल दोस्तों। और आप देखेंगे हर साल आप देखेंगे कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आप पंजाब जब जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे देखेंगे एक अमृतसर में एक स्थान है, उस वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों कि ये हत्याकांड हुआ था। और वहाँ पे हर साल शोक मनाया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से देखेंगे आप हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स कॉर्नवालिस और रेजिनाल्ड डायर। तो आप देखेंगे आर डायर और ओ डायर, दो ऑप्शन आते हैं दोस्तों, आर डायर और ओ डायर। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो ये इसके लिए किसको दोषी मतलब माना गया था? तो वो अधिकारी था रेजिनाल्ड डायर, आर डायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं दोस्तों तो ये सबसे पहले तो इसका सन पूछ देता है। तो ये कब हुआ था? 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कब हुआ था? 13 अप्रैल को। ये सभी पॉइंट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अमृतसर में। और उस टाइम पे देखेंगे दोस्तों कि जहां ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी जो था उसने नियति भीड़ पे जो है दोस्तों गोलियां चलवा दिया था। और जब ये गोलियां चलवा दिया गया था दोस्तों तो उसके बाद एक कमेटी का भी गठन किया गया था। मैंने आप लोगों को उस कमेटी के बारे में भी बताया था, हंटर कमेटी का गठन जो है दोस्तों इसकी जांच करने के लिए गठित किया गया था। और हंटर कमेटी ने कितने लोगों को बताया था कि कितने लोगों की हत्या हुई है? 379। और जबकि भारतीयों का जो मतलब भारतीयों ने जो कमेटी गठित की थी उनके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों 1000 लोगों से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और हंटर कमेटी ने कितने बताए थे? 379 बताए थे। इस तरह से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं दोस्तों वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों,
अगस्त 1917 में मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया था। तो उस स्थान के बारे में फिल करना है दोस्तों जहाँ पे उन्होंने ये भारतीय ध्वज को फहराया था। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों तो 1907 ईस्वी में जब मैडम भीखाजी कामा की बात करते हैं दोस्तों तो उन्होंने जो है जर्मनी में दोस्तों ये भारतीय झंडे को फहराया था। कब दोस्तों? 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ड में। कहाँ पे दोस्तों? स्टुटगार्ड। किस स्थान पे दोस्तों? जर्मनी के स्टुटगार्ड में जो है दोस्तों भारतीय झंडे को फहराया था। और ये जो भीखाजी कामा है दोस्तों इनको एक और नाम से जाना जाता है। इनको दोस्तों भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। और पूछता है दोस्तों कि कब ये जो है मतलब झंडा फहराया गया था? तो 22 अगस्त 1907 ईस्वी को ये झंडा फहराया गया था। कहाँ पर? स्टुटगार्ड में फहराया गया था। और ये जो है दोस्तों जब आप देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी की बात आती है तो ये जो है उनकी निजी सचिव भी थी। किसकी निजी सचिव थी दोस्तों? ये जो है दादा भाई नौरोजी की जो है दोस्तों निजी सचिव भी थी। इस तरह से जितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हिंदी की व्याख्या दिया हुआ है दोस्तों। तो व्याख्या आप लोग हिंदी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पैसेज से आप लोग सारे सवाल कर सकते हैं दोस्तों। सारे सवाल आपको इसी में मिल जाते हैं और आप बस पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। हर एक प्रश्न के उत्तर आपको उसी में से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 नंबर पे देखते हैं क्या है। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो पूछ रहा है कि राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति जो है कितने सदस्यों को नामित कर सकता है। तो जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हम आर्टिकल 80 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 80 किसकी बात करेंगे दोस्तों? आर्टिकल 80 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 80 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है? 12 लोगों को। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 80 के तहत 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। और ये 12 लोग कौन होते हैं दोस्तों? वे लोग होते हैं जिनको साहित्य में, कला, ज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो होता है विशेष अनुभव होता है। उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में मनोनीत करता है। और जब लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों तो आर्टिकल 331 के तहत जो है दोस्तों ये जो है 331 के तहत लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करने का प्रावधान था, लेकिन अब उसको जो है दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। यानी अब जो है आर्टिकल 31 के तहत उसको एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। अब जो है दोस्तों आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में जो है 12 लोगों को मनोनीत करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो जब मैंने दोस्तों आप लोगों को पड़ोसी देशों के बारे में बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि म्यांमार किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो पहले जब आप लोग ये जान लेंगे कि किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है तो आपके पास सीधे ऑप्शन मिल जाएगा कि इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो जब हम भारत और म्यांमार की सीमा की बात करते हैं दोस्तों तो ये जो है 1643 किलोमीटर भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है दोस्तों? 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और 4 राज्यों के साथ, कौन से? 4 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। तो वे 4 राज्य कौन से दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम है। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नहीं मिल रहा है? तो आप देख रहे हैं सिक्किम है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है। तो सिक्किम जो है दोस्तों आप देखेंगे सिक्किम नेपाल और भूटान वाले क्षेत्रों में आपको बीचों बीच देखने को मिलेगा। तो ये जो है म्यांमार से सीधे सीधे आपको दिख जा रहा है कि ये म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 73 नंबर पूछ रहा है कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? ये पंजाब का है। लेकिन हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? पंजाब ही सही होगा, क्योंकि गिद्दा और भांगड़ा जो है ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द इनहेरिटिंग ऑफ लॉस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 74 नंबर है दोस्तों। द इनहेरिटिंग ऑफ लॉस जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो द इनहेरिटिंग ऑफ लॉस जो है ये 2006 में प्रकाशित हुई पुस्तक है दोस्तों। और इसको किसने लिखा है? किरण देसाई ने लिखा है। किरण देसाई
किरण देसाई ने लिखा है। कब लिखा था इसको? ये 2006 में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों? ये जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किरण देसाई ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया था कब? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्थान कब शुरू किया था? तो इसमें से जब पूछ रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब इसकी स्थापना की थी या कब शुरू किया था, तो 4 ऑप्शन दिया है, 1899, 1901, 1903 और 1905। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि शांति निकेतन की स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और कब किया था? 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। और ये जो है शांति निकेतन जो है दोस्तों, प्रारंभ में बच्चों के लिए एक स्कूल के रूप में शुरू किया गया था। किसके लिए? बच्चों के लिए एक स्कूल के रूप में शुरू किया गया था। बाद में ये जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया और ये पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित एक केंद्रीय विद्यालय है। कैसा विद्यालय दोस्तों? केंद्रीय विद्यालय है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल प्राइज दिया गया था और किस लिए दिया गया था? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों, एक दिवस से भी जुड़ा हुआ सवाल आपको देखने को मिल जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, 12 मार्च, 8 मार्च, 12 जुलाई, 8 जुलाई। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में पारिस्थितिकी तंत्र के केवल अजैविक तत्व शामिल हैं? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वर्षा, घास, कीट और मेढक, मृदा, खनिज, घास और फूल। सी है मृदा, खनिज पदार्थ, पवन और वर्षा। डी है मृदा, घास, फूल और मधुमक्खियां। तो हमारा सवाल क्या है दोस्तों? पूछ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के केवल अजैविक तत्व, कौन से अजैविक तत्व शामिल हैं? तो चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें अजैविक तत्व शामिल हैं। तो आप देख रहे हैं मृदा है, खनिज पदार्थ, पवन और वर्षा। सी ऑप्शन आप जब देखेंगे दोस्तों, तो सी ऑप्शन में क्या है? सभी अजैविक तत्व कहाँ देखने को मिल रहे हैं? सी ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत WTO का सदस्य कब बना था? जब 78 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत WTO का सदस्य कब बना था? ऑप्शन दिया है 1995, 1996, 1997 और 1998। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य इसकी स्थापना के समय 1 जनवरी 1995 से ही है। तो सबसे पहले तो यही आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और भारत जो है स्थापना के समय से ही WTO का सदस्य है। और जब इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है वर्तमान में 166 देश हैं। WTO में कितने सदस्य देश हैं? 166 है। और इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला नवीनतम देश की बात करेंगे दोस्तों, तो तिमोर लेस्ते जो है तिमोर लेस्ते ये जो है नवीनतम सदस्य है जो WTO का सदस्य बना है। इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि इस समय कितने सदस्य देश है? 166 सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, मिलान करना है। तो देश है और उनकी राजधानियां हैं, तो इन सभी को आप लोग ये मिला लीजिएगा दोस्तों। फिर भी मैं बता दे रहा हूं, और राजधानी से भी एक सवाल पक्का आना तय होता है दोस्तों। तो सभी देशों की राजधानियां भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे बुल्गारिया, जॉर्जिया, आइसलैंड और नॉर्वे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें से बुल्गारिया की राजधानी क्या है दोस्तों? बुल्गारिया की राजधानी होती है सोफिया। तो आप देख रहे हैं ए थर्ड जो है आपका मिल रहा है। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? सोफिया है। और जॉर्जिया की राजधानी कहाँ होती है दोस्तों? तिबिलिसी जो है जॉर्जिया की राजधानी है। तो ए का 3rd मिल गया और बी का 4 मिल गया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जिनमें सेम है, ए का 3rd और बी का 4। तो आइसलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? आइसलैंड की राजधानी जो होती है दोस्तों, ये रिजविक होती है या रिक्याविक होती है। तो आइसलैंड की राजधानी C2 जो है ये आइसलैंड की राजधानी होगी। और नॉर्वे जो है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन जो D1 जो आपको देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन ए में आप देखेंगे मैच हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ये ऑप्शन सही हो रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे राज्य दिया हुआ है और पर्यटन केंद्र दिया हुआ है, तो इनका मिलान करना है। तो जब हम 80 नंबर देख रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग जो है दोस्तों कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। गुलमर्ग कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। तो ये ए का 3rd हो गया। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं दोस्तों, तो कसौली जो है हिमाचल प्रदेश में है। और उड़वाड़ा जो है दोस्तों ये कहाँ पर है?
गुजरात में है। और तमिलनाडु की बात करते हैं तो पॉइंट कैलिमर जो है तमिलनाडु में है, और ये जो है दोस्तों कोरोमंडल तट पे है। कोरोमंडल तट पर पॉइंट कैलिमर कहाँ है दोस्तों? कोरोमंडल तट पे है। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर, हिमालय और दक्कन का पठार। तो खनिजों के रूप में बात कर रहा है दोस्तों, तो कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? तो छोटा नागपुर का जो पठारी वाला क्षेत्र है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र, ये खनिजों का भंडार है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तीस्ता निम्न बांध के बारे में बात कर रहा है। चार ऑप्शन दिया है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो तीस्ता बांध कहाँ पर है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में है, और तीस्ता नदी जो है, और ये जो है तीस्ता नदी पर बना हुआ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। और तीस्ता जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ये ब्रह्मपुत्र से पश्चिम बंगाल में मिलती है, और इसी पे आप देखेंगे तीस्ता निम्न बांध भी बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केरल और कर्नाटक के पूर्व मानसून को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल और कर्नाटक में जो पूर्व मानसून आता है, यानी कि बारिश के पहले का वाला जो बारिश आता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उसको जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? चाय की वर्षा, केले की वर्षा, अंगूर की वर्षा, आम्र वर्षा। तो हमारा डी ऑप्शन जो है सही होगा। केरल और कर्नाटक के तट पे पूर्व मानसून वर्षा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84 नंबर, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों को या के प्रकार पाए जाते हैं? तो मध्य अक्षांश और तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जब मध्य अक्षांशी क्षेत्रों की बात करता है दोस्तों, तो मध्य अक्षांशी वाले क्षेत्र जो होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? मध्य अक्षांशी क्षेत्रों में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो 84 का बी ऑप्शन सही होगा। और आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो ये जो है सामान्यतः महाद्वीपों के जो पूर्वी किनारे होते हैं, महाद्वीपों के पूर्वी किनारे जो होते हैं दोस्तों, महाद्वीपों के पूर्वी किनारे जो होते हैं वहीं पर पाए जाते हैं। जैसे हो गया आपका दक्षिण पूर्व अमेरिका हो गया, दक्षिणी चीन हो गया, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील हो गया। इन क्षेत्रों में जो है दोस्तों कैसे वन पाए जाते हैं? ये जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात कर रहा है, और ऑप्शन दिया है पूर्वी अफ्रीका पठार, तिब्बत का पठार, पश्चिमी पठार और दक्कन पठार। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और इसका विस्तार जो है दोस्तों हिमालय के उत्तर तथा कुनलुन पर्वत देखेंगे आप, जो कि चाइना में है, तो उसके दक्षिण में है। यानी कुनलुन पर्वत के दक्षिण में और हिमालय पर्वत के उत्तर में आप देखेंगे तिब्बत का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 86 नंबर, हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर 2 फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इन 2 फसलों का सबसे अच्छा निरूपण माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन है गेहूं चावल, कपास नील, चावल मक्का और बाजरा गेहूं। तो इस तरह से जब हम देखेंगे दोस्तों, हरित क्रांति का पहला चरण जो था दोस्तों मुख्य तौर पर गेहूं और चावल फसलों को उगाए जाने तक सीमित था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब हरित क्रांति लाया गया था दोस्तों, तो किसके लिए लाया गया था? ये मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया था। और ये जो है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1966-67 ईस्वी में जो है दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। 1966-67 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो है एक पॉइंट, यहाँ से पॉइंट ये भी बनता है दोस्तों कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको लाया गया था दोस्तों? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको लाया गया था, और मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया था। और जब क्षेत्र की बात करेगा दोस्तों, तो ये जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले जो क्षेत्र हैं, इन्हीं क्षेत्रों में शुरू में इसको अप्लाई किया गया था। और हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है दोस्तों, तो बार बार यहाँ से भी सवाल आता है, हरित क्रांति का जनक जो है भारत में दोस्तों कौन है? स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक है। और जब विश्व की बात करता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करता है, तो नॉर्मन बोरलॉग जो है दोस्तों, ये विश्व में हरित क्रांति के
जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? डी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही हो रहा है। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता को समाप्त करना। ऑप्शन बी है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तय करने पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन सी है आयात और निर्यात के लिए प्रक्रियाओं को कठिन बनाना। और ऑप्शन डी है करों में वृद्धि करना। तो सवाल पहले ये है दोस्तों कि उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से सबसे सही और सटीक ऑप्शन जो है दोस्तों कौन सा होगा? वो जो है ऑप्शन आप देखेंगे दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए जो है दोस्तों ये हमारा सही होगा, ऑप्शन ए। अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता को समाप्त करना, ये जो है ऑप्शन सही होगा। इससे क्या होगा दोस्तों को उदारीकरण जो होता है, उदारीकरण को बढ़ावा मिलता है और अनिवार्यता जब खत्म कर दी जाती है तो इससे आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक घटक है? तो सबसे पहले दोस्तों अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र की जब बात करते हैं तो जो सेवा क्षेत्र होता है दोस्तों, सेवा क्षेत्र जो होता है उसको तृतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और कृषि क्षेत्र जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र होता है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा किसी अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र का एक घटक है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, बिजली, होटल और रेस्टोरेंट, खनन और उत्खनन, जल आपूर्ति। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? होटल और रेस्टोरेंट जो है दोस्तों ये किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और जब तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों तो भारत के जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान पाया जाता है और ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो सकल राजकोषीय घाटे के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन दिया है सकल राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? सकल घरेलू ऋण प्लस आरबीआई ऋण प्लस विदेश से ऋण। बी ऑप्शन है सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू ऋण माइनस आरबीआई से ऋण प्लस विदेश से ऋण। और सी ऑप्शन है सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू ऋण माइनस आरबीआई से ऋण और माइनस विदेश से ऋण। और डी ऑप्शन है सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू ऋण प्लस आरबीआई से ऋण माइनस विदेश से ऋण। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो जब हम इसकी बात करते हैं सकल राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है, जब सकल राजकोषीय घाटा की बात करते हैं दोस्तों तो जो कुल व्यय होता है जिसमें आप जानते हैं कि जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, कुल व्यय में से इनको घटा इनको निकाल दिया जाता है तो हमको शुद्ध घरेलू सकल राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। तो जब हम सकल राजकोषीय घाटा की बात करेंगे दोस्तों तो शुद्ध घरेलू ऋण और फिर आरबीआई से लिया हुआ ऋण और विदेशों से लिया हुआ जो ऋण होता है दोस्तों तो वो जो होता है सकल राजकोषीय घाटा होता है। तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ये ऑप्शन सही हो रहा है। सकल राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? शुद्ध घरेलू ऋण और आरबीआई से लिया हुआ ऋण और विदेश से लिया हुआ ऋण सभी को शामिल किया जाता है तो वो जो होता है सकल राजकोषीय घाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यहाँ पंचायत से जुड़ा हुआ सवाल आया है दोस्तों। तो पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए जो है भाग 9 जो है दोस्तों, इसमें जो है पंचायत से संबंधित सभी प्रावधानों को भाग 9 में शामिल किया गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन ए जो है सही होगा। इसमें क्या है दोस्तों कि जब पंचायतों की बात करते हैं तो इनको भाग 9 में शामिल किया गया और संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको 1992 में जोड़ा गया था और इसके साथ ही एक अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि 11वीं अनुसूची थी। 11वीं अनुसूची यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था, अनुसूची। और जब इसकी बात करेंगे दोस्तों, पंचायत की बात करेंगे तो वो भाग 9 में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान किया गया है कि
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई कानून घोषित किया गया है तो भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, तो उस आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 145। तो कौन सा अनुच्छेद सही होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 141 जो है ये सही होगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद 141 सही होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 जो है दोस्तों, यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी घोषित विधि द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जितने भी न्यायालय हैं उन पर बाध्यकारी होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है तो वो जो है सभी न्यायालयों पर लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 93 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। अक्सर आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ सवाल आता रहता है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय समिति, सहकारिया समिति और BN पाटिल समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है दोस्तों, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये जो है पंचायत से जुड़े हुए हैं, तो ये जो है बी ऑप्शन निकल गया। सरकारिया आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है दूसरे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन ए जो है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति जो है ये मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए हैं। तो किसकी सिफारिश पे ये जोड़ा गया था दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है किस देश से लिया गया है? USSR। अगर हम सोवियत संघ की बात करते हैं तो ये जो है सोवियत संघ से लिया गया है। वर्तमान रूस सोवियत संघ का 1991 में विभाजन हो जाता है। तो अगर बात करें रूस से, तो ये जो है मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए है रिट जारी करना, ऑप्शन बी है न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी है अध्यादेश बनाने की शक्ति और ऑप्शन डी है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों। तो अनुच्छेद 123 जो है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये जो है किससे संबंधित है दोस्तों? ये अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। जब हम अध्यादेश की बात करते हैं दोस्तों, 123 की बात करते हैं, तो इसमें कहा जाता है कि जब संसद जो है विश्रांति काल में होता है तो उस समय जो होता है दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है ये अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 123 जो है दोस्तों, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करता है। तो अगर संसद विश्रांति काल में होता है तो राष्ट्रपति क्या होता है? अनुच्छेद 123 के माध्यम से अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 213 की बात करते हैं दोस्तों, जब 213 की बात करते हैं तो ये जो है जब विधानमंडल, किसकी बात करता है दोस्तों? विधानमंडल। जब विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल विश्रांति काल में होता है, विधानमंडल जब विश्रांति काल में होता है तब कौन अध्यादेश जारी कर सकता है? तब राज्यपाल जो होता है, तब जो है राज्यपाल जो है ये अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 2 बातें होती दोस्तों। तो 123 जो होता है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और 213 जो है दोस्तों ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 61 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस अमेंडमेंट एक्ट या किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय निर्वाचन क्षेत्र में, भारतीय विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदान की आयु थी उसको घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो वो संशोधन पूछा गया है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 72वां, 61वां और 81वां और 52वां। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। तो ये जो है 61वां संविधान। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या था दोस्तों कि जब हम 61वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं तो ये जो है 1988 में दोस्तों, 1988 में अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। किसमें? अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें मतदान करने की आयु को घटा दिया गया था। तो ये सवाल यहाँ से क्या बनता है दोस्तों कि किस संशोधन के द्वारा इसको कम किया गया था? तो 61वां संविधान के संशोधन के द्वारा। और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। और किस आर्टिकल में संशोधन किया गया था? तो आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 निकटवर्ती श्रृंगों या गर्त के बीच की क्षैतिज दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? 96 की बात करते हैं तो जो
जो दो श्रृंग होते हैं दोस्तों, श्रृंग या गर्त की बात करते हैं, तो इनके बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है दोस्तों, उसको हम लोग तरंगदैर्घ्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य के नाम से जानते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया है, तरंग अवधि और तरंग आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और तरंग चाल। तो हमारा सी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो रहा है। इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तरंगदैर्घ्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ राशि के मापन दिया हुआ है दोस्तों, कुछ राशियां दी गई हैं, उनका मापन दिया गया है। ऑप्शन है तापमान केल्विन, तो तापमान को केल्विन में भी मापा जाता है, ठीक है। दाब को पास्कल में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, वजन को घन मीटर में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन जो है दोस्तों हमारा गलत हो रहा है। पूछा क्या है कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो इसका जब हम देखते हैं दोस्तों कि वजन की बात करते हैं या भार की बात करते हैं, तो भार का मात्रक जो होता है बल के मात्रक के समान होता है, तो इसलिए इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। भार जो होता है न्यूटन, इसका मात्रक जो होता है बल के मात्रक के समान होता है, इसलिए इसको न्यूटन में व्यक्त किया जाता है, न कि घन मीटर में। घन मीटर जो होता है दोस्तों, घन मीटर या मीटर क्यूब जो होता है, ये आयतन की इकाई होती है। किसकी इकाई है दोस्तों? घन मीटर जो है ये आयतन की इकाई है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? डी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो जब आप अष्टक का नियम पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे उसमें अष्टक के नियम में तो पूछ रहा है इसमें कि अष्टक के नियम के अनुसार कि किसके समान गुण हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लिथियम। तो अष्टक के न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार उस तत्व को आप इसमें से निकालेंगे या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मतलब सोडियम के समान गुण हैं। तो सोडियम के गुण आपको ढूंढने पड़ेंगे इसमें। तो किस ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से दोस्तों? तो जब हम इसकी बात करते हैं तो लिथियम और सोडियम के गुणधर्म जो होते हैं दोस्तों समान होते हैं। किसकी? लिथियम और सोडियम के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो रहा है। जब हम न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अनुसार क्या होता है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, और जो है जब उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म जो होता है दोस्तों पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होता है। तो 8वां जो तत्व होगा, 8वां तत्व जो होता है दोस्तों उसका जो है पहले वाले तत्व के गुण के समान होता है। पहले तत्व के जो गुण होते हैं उसके समान होता है। कौन सा? 8वां। तो ये अष्टक का नियम है दोस्तों, और इसको किसने लाया था? न्यूलैंड्स ने लाया था। तो सोडियम का जो है समान गुण वाला तत्व कौन सा है? लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। सॉरी दोस्तों, क्या पूछ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? तो जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया के 4 ऑप्शन दिया है, ईस्ट, शैवाल, कवक और जीवाणु। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दोस्तों ये कैसी कोशिकाओं में पाए जाते हैं दोस्तों? ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जीवाणु जो होते हैं ये यूकैरियोटिक नहीं होते हैं। तो ये जो जीवाणु जो होते हैं कैसे होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवाणु कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाएगा दोस्तों? तो ये जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। यह जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें नहीं स्थित होता है। तो जीवाणु जो है दोस्तों प्रोकैरियोटिक है, इसलिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को जो है दोस्तों ये इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस। आपसे यहाँ से भी सवाल पूछता है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और ये जो होता है किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं, सॉरी, ये किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिकुनगुनिया के बारे में बात कर रहा है। तो मच्छर के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। तो चिकुनगुनिया जो है किस मच्छर के कारण होता है दोस्तों? तो ये जो होता है एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन है क्यूलेक्स, एनाफ्लीज,
एडीज और मैग्नोसिया। तो हमारा सी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो रहा है। ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? एडीज मच्छर के काटने से होता है। इस रोग में क्या होता है दोस्तों कि तीव्र बुखार होता है और धड़ और हाथ पैर जो होते हैं इनमें चकत्ते होने लगते हैं और शरीर के जो जोड़े होते हैं दोस्तों उनमें ज़्यादा दर्द होने लगता है, सिर दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है और आपको देखेंगे दोस्तों कभी कभी उल्टी जैसी समस्या भी होती है। तो इस तरह से चिकनगुनिया जो है एडीज मच्छर के काटने से होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे भी डेली आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाता है दोस्तों। और टेलीग्राम पे जितने भी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई ऑफिशियल न्यूज़ होती हैं वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। PDF जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को कोई समस्या हो दोस्तों तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आप लोगों के डाउट को जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।